लीजिए भैया 540। क्या कहता है 540? ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टीमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। स्टैंडर्ड का नाम समझे? पहला वर्ड क्या है भाई? ऑडिटिंग है यार। पहला वर्ड क्या है? ऑडिटिंग है। क्या हमें ऑडिट करना है? किसका? अकाउंटिंग एस्टीमेट का, इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड उसके डिस्क्लोजर। तो एक ऑडिटर क्या देखेगा अकाउंटिंग एस्टीमेट? एस्टीमेट्स होते क्या है? जहां पे मैनेजमेंट जजमेंट लगा रही है, जैसे कि प्रोविजन बनाती है, लीगल एक्सपेंस कितना आएगा, गारंटी वारंटी कितना आएगा, ये सब मेरे एस्टीमेट्स हैं। तो यहां पर मैनेजमेंट क्या कर रही है? जजमेंट लगा रही है, किसी चीज को एज ए बेस यूज कर रही है। तो ऑडिटर को, तुम्हें नहीं लगता कि ऑडिटर को चेक करना चाहिए जो बेस यूज कर रही है उस बेस का रैशनल क्या है, किस बेसिस पर वो ये एस्टीमेट लगा रही है, कितना सही है, कितना रिलायबल है, कहीं उसकी वजह से कोई मटेरियल में स्टेटमेंट तो नहीं होने वाली है। तो देखिएगा जरा, इसको बहुत ही छोटा स्टैंडर्ड है। सबसे पहले बताएगा ये आपको नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट, कि अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है। सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम कैन नॉट बी मेजर प्रिसाइसली बट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड। आप बिल्कुल प्रिसाइसली उसको नहीं डाल सकते, जैसे कि प्रोविजन वगैरह। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एसे सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रेफर्ड एज एन अकाउंटिंग एस्टीमेट। वो क्या है बेटा? अकाउंटिंग एस्टीमेट्स हैं। एक बात बताओ, आपने एक प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, मार्च का बिल मान लो अप्रैल में आना है, आपने प्रोविजन बनाया मान लो 4 लाख रुपए का और आपने डाल दिया। ये क्या था? एस्टीमेट था। एक्चुअल बिल कब आएगा? अप्रैल में आएगा ना। एक्चुअल बिल आया मान लीजिए 5 लाख का। आ सकता है क्या 4 का ही आएगा? जो तुमने सोचा वही आएगा, ज्यादा ऊपर हो सकता है कम बत्ती। तो जो डिफरेंस है, आप इस डिफरेंस को क्या मिसस्टेटमेंट बोलोगे? क्या मिसस्टेटमेंट बोलेंगे क्या बाबू? बताओ। है नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग एस्टीमेट और रियलिटी में, एक्चुअल डेटा में डिफरेंस आ सकता है। आप उसे मिस्टेक और मिसस्टेटमेंट नहीं बोलोगे। पढ़ना जरा। The degree of estimation uncertainty affects the risk of material misstatement of accounting estimate। कितना अनसर्टेन है, कितना एक्चुअल डेटा हमारे पास है, कितना रिलायबल डेटा हमारे पास है, उसके बेस पे होता है। ये बस इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी आपको समझाया। Difference between the outcome of an accounting estimate and the amount originally recognized in the financial statement does not necessarily represent a misstatement of the financial statement. This is particularly the case of the fair value accounting estimate। भैया समझ में आ रहा है? तो वो कोई मिस्टेक नहीं है, वो कोई जस्ट नॉर्मल डिफरेंस है, हो सकता है। हमारे ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑडिटर का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि जो आप बेस यूज कर रहे हो ना, जो आप जजमेंट फॉलो कर रहे हो, वो जजमेंट क्या हो? ठीक हो, रिलायबल हो। तो क्या कह रहे हैं? टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर अकाउंटिंग एस्टीमेट इंक्लूडिंग fair value accounting estimate are reasonable and related disclosure in the financial statement are adequate। डेफिनेशन खुद से पढ़ लेना। अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है, ऑडिटर क्या देखता है? अनसर्टेनिटी, मैनेजमेंट बाइसनेस, पॉइंट ऑफ एस्टीमेट, आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट। बेसिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, छोड़ भी दो तो चलेगा। एक डिफरेंस पूछता है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू और फेयर वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, बताओ भैया। यस, बिल्कुल सही। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कि अगर आज मुझे ये अपना सूट जो मैंने पहना हुआ है, कौन सी कंपनी का? ये वैन हुसैन का है। आज मान लो मेरे को ये अपना सूट अगर बेचना है तो मैं इसको कितने का बेच सकता हूं? तो जो मुझे रियलाइज होगा, मान लो मुझे इसके मिलेंगे सिर्फ 4,000 रुपए, लेट्स से, तो मेरे को 4,000 मिले और बेचने के लिए मैंने क्या खर्चा कर दिया, वो दैट इज माई एनआरवी। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, आपके कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है कि इस सूट को अगर मैं आज वैन हुसैन पे खरीदने जाऊंगा तो मुझे कितने का मिलेगा। समझ में आया? तो ये सिंपल है, आपके अकाउंट में तो आप महारत ही हो, तो बस ये है। अब भैया देखो, आज मैं आपको एक दूसरा गुरु मंत्र, हालांकि पहले ही बता चुका हूं काफी, हम जब भी कोई स्टैंडर्ड पढ़ेंगे जो किसी एक मुद्दे की बात करेगा, जैसे कि अकाउंटिंग की बात करेगा देसी भाषा में, अभी अपन कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा? 540। किसकी बात करता है?
अकाउंटिंग की बात करता है, कौन सी अकाउंटिंग? एस्टिमेट्स की। 550 किसकी बात करता है? अकाउंटिंग फॉर, नाम अलग हो सकता है, मैं जस्ट विजुअलाइज करवाऊंगा, रिलेटेड पार्टी। 570 किसकी बात करता है? अकाउंटिंग फॉर गोइंग कंसर्न। और 560 तो रह गया, बताते क्यों नहीं हो यार नालायक को? वो किसकी बात करता है? अकाउंटिंग फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट। हो गए सारे? 40, 50, 60, 70, 80 हम कर चुके हैं, मतलब सारे अकाउंट से रिलेटेड हैं। एक ऑडिटर को सिर्फ अपना काम खत्म करना है, ऑडिट करना है। तो ऐसे है ना, 3 से 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। अपने को काम आसान करना है ना, हमारा हमारा स्टैंडर्ड 3 से 4 पॉइंट में डिवाइड होता है। सबसे पहले वो बेसिक बताता है, डेफिनेशंस वगैरह फालतू की बातें। फिर बताता है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। यहां पे हर स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव अगर आप नाम से लिंक करोगे तो आप बना सकते हो। फिर एक मेन काम स्टार्ट होता है। जो भी आप काम करोगे ना, उसके लिए ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा बेटा? प्लानिंग करेगा कि मेरे को इस काम में क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। फिर उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। एंड देन फाइनली कंक्लूड करेगा, उसको डॉक्यूमेंट करेगा, जो भी है। बात समझ आ रही है? प्लानिंग को क्या बोल रहा है यहां पे? ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा इवैल्यूएशन एंड रिस्पॉन्स, कि भाई उसको इवैल्यूएट करो और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करो एज पर एस 330, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर 315। ठीक है। एंड फाइनली डॉक्यूमेंटेशन कर लो। हर स्टैंडर्ड में ये वाले पॉइंट कॉमन रहेंगे, मेन पॉइंट 3 पॉइंट। अंदर का कंटेंट हमें सोचना है प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर मैं रिलेटेड पार्टी कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट कर रहा हूं तो क्या करूंगा, गोइंग कंसर्न कर रहा हूं तो क्या करूंगा, वो आपको अकाउंट्स की नॉलेज भी है तो भी आप ये पूरा भर दोगे। सोचो अब ये क्या कह रहा है, देखो मैं सबसे पहले बेटा चीजें आसान करने आया हूं यहां पे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो ये कौन सा हो गया? स्टेप 1 है ना। सिर्फ समझने के लिए मैं लिख दूं प्लानिंग, सिर्फ समझने के लिए। दूसरा क्या कह रहा है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब दोनों एक ही हैं, तो ये क्या हो गया मेरी? एग्जीक्यूशन। स्टेप 2 फ्लो। फ्लो में पढ़ना आपको अच्छा लग रहा है कि एक फ्लो समझ आए? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में डिस्क्लोजर भी आता है। ठीक है। ये कुछ फिर फालतू की बातें जो ऊपर आती थी नीचे आती थी। एंड देन फाइनली डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। कोई भी ऐसे देख लो यही मिलेगा। रिलेटेड पार्टी दिखाऊं? पहले फालतू की बातें मिलेंगी, फिर क्या मिलेगा बेटा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर स्टेप 1। ठीक है। अंदर का मत पढ़ो। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ द रोमम और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स स्टेप 2। ठीक है। क्या हो गया? उसके बाद क्या हो जाएगा? फालतू की बातें कुछ, ठीक है, जो बाकी स्टैंडर्ड से रिलेटेड होती है। एंड देन फाइनली डॉक्यूमेंट करना होता है। तो बेसिकली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और उसका रिस्पॉन्स हर स्टैंडर्ड का की पार्ट है। ठीक है बेटा, बाकी सब जनरल है। देखिए अब अपन चलते हैं अकाउंटिंग एस्टीमेट पे। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो रहा है, मतलब प्लान कर रहे हो किससे रिलेटेड? अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो यहां पे क्या जानना पसंद करोगे भाई एज एन ऑडिटर? एज ए अकाउंटेंट सोच लो, अगर अकाउंटिंग करके आए हो, आप लोग एफआर पढ़ के आए हो ना, एफआर के हिसाब से अकाउंटिंग एस्टीमेट में समझ लो मैनेजमेंट क्या करती है, उसी चीज को ऑडिटर चेक करेगा। तो तुम्हें अगर ऑडिट की नॉलेज भी नहीं है और एफआर की नॉलेज है तो भी तुम ये काम कर सकते हो, क्योंकि वहां तुम प्रिपेयर कर रहे हो, यहां पे उसको रिव्यू या चेक कर देना। तो देखो सबसे पहले कह रहा है कि ऑडिटर को एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। वो तो भैया तुम जिंदगी में कोई भी काम करो, रिलेटेड पार्टी करो, कोई भी करो, ये काम सबसे पहले होगा, जिसको मैं वॉक थ्रू के नाम से भी जानता हूं। तो क्या कह रहा है? ऑडिटर को एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है रोमम की। क्या देखेगा इसमें? कि भैया कंपनी का एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है,
मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करती है उन ट्रांजेक्शन्स को जिसमें जरूरत है अकाउंटिंग एस्टिमेट करने की? आप मैनेजमेंट से पूछोगे आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि किस किस पे एस्टिमेशन करना है, प्रोबेबिलिटी लगानी है जो एग्जैक्ट नहीं कर सकते। हाउ मैनेजमेंट मेक एन अकाउंटिंग एस्टिमेट, और मैनेजमेंट का मेथड क्या है? क्या मैनेजमेंट खुद से करती है? नहीं सर, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए हम एक्चुअली की हेल्प लेते हैं। तो आपको मैनेजमेंट का मेथड समझना है। तो 3 पॉइंट क्या बने बेटा प्लानिंग में, ये आपके समरी में कवर होना चाहिए। जो आप बनाओगे ना चार्ट, देखिए हमने बना रखा है क्या, सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखी हुई है मैंने शायद रिवीजन के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से पॉइंट आपको कवर करने हैं चार्ट में, ठीक है? सब बच्चे बनाएंगे चार्ट। तो बेसिकली फालतू बातें या तो सबसे नीचे डाल देना, ऊपर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिस्पॉन्स, टेबल फॉर्म में भी आप बना सकते हो चार्ट, और मेरे को दिखाना सब बना के। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर 3 पॉइंट आएंगे भाई। क्या क्या? कि भैया एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा है, दूसरा मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करती है, तीसरा मैनेजमेंट का मेथड क्या है अकाउंटिंग एस्टिमेट करने का, ठीक है? तो इसको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेना अपने हिसाब से। एंड फाइनली ऑडिटर क्या करेगा? ये तो मैनेजमेंट का काम हो गया ना, अकाउंट्स का काम हो गया ना, इन सबको क्या कर लेगा? रिव्यू कर लेगा आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग इन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा किसी को चैलेंज यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? देखो फिर उसके अगेंस्ट क्या करेगा? रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करेगा। रिस्पॉन्स में जो बेसिक मेन है वो ये देखेगा जो जजमेंट मैनेजमेंट ने लगाई है वो सही है या नहीं, बेस्ड ऑन द एसेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब रोमम। तो बेस्ड ऑन द रोमम the auditor shall determine whether management has appropriately applied the applicable financial reporting framework and whether the method are appropriate and have been applied consistently। अब रिस्पॉन्स क्या ड्राफ्ट कर रहे हैं देखिए। फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क, मतलब ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट जो सिग्निफिकेंट है, the auditor shall evaluate how management has considered alternative assumptions or outcome and why it has rejected them and whether the significant assumption used by management are reasonable। मैंने कहा ना सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या? assumptions reasonable है या नहीं है, बाकी लैंग्वेज आप फ्रेम कर सकते हो, ठीक है? If in the auditor's judgment management has not adequately addressed the effect of the estimation uncertainty, the auditor shall develop a range। तो वो खुद एक रेंज डेवलप करेगा with which to evaluate the reasonableness of the accounting estimates। तो वो खुद बताएगा कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं रेगुलर क्लास में। मान लीजिए एक मशीन है सेमी ऑटोमेटिक, एक है फुल्ली ऑटोमेटिक। मैनेजमेंट सेमी ऑटोमेटिक पे प्रोविजन बनाती है 10%। अभी उनका नया बिजनेस है फुल्ली ऑटोमेटिक, तो उसने प्रोविजन बना दिया यहां भी 10%। लेकिन आपको लगता है ये सही नहीं है, मैनेजमेंट ने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप क्या कह रहे हो? भाई मेरे हिसाब से ना 10 नहीं 20 बनना चाहिए। मैनेजमेंट कहेगी कैसे? वो कहेगा आप तो चलो इंडिया में आज फुली ऑटोमेटिक लेके आए हो, लेकिन ये यूएसए में ऑलरेडी चल रही है काफी सालों से, और यूएसए की कंपनियां सेमी ऑटोमेटिक पे 10 बनाती है, 20 फुल्ली पे बनाती है। तो मुझे लगता है दिस इज द रीजनेबल बेस टू क्रिएट द प्रोविजन। तो आपको क्या करना है? अजम्पशंस को चेक करना है, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप भी खुद एक रेंज को डेवलप करके मैनेजमेंट को बताओगे। एग्जाम्पल साइड में लिख लो, वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक, ताकि याद रहे। समझ आया? तो ये तो हो गया भैया अकाउंटिंग की बात। हमेशा एक दूसरा पार्ट भी होता है हमारा, क्या? डिस्क्लोजर, कि डिस्क्लोजर सही है या नहीं है। तो मेजरमेंट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the accounting estimate and their disclosure in the financial statement is appropriate। For accounting estimate that gives rise to the significant risk, the auditor shall check the adequacy of the disclosure। मतलब सिर्फ अकाउंटिंग को चेंज करके डिस्क्लोजर कर देना, बाकी सब सेम है। तो बेटा आप चार्ट में क्या कवर करोगे? जय माता की बोल के बताओ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, फिर ये स्टेप नंबर 2, डिस्क्लोजर वाला पॉइंट सेम है। ये कुछ एक्स्ट्रा फालतू की बातें जो जनरल नॉलेज से जिसका आंसर लिख सकते हो। मैनेजमेंट आपको बाइसनेस लग रही है, ऑब्वियसली मैं फालतू काम करूंगा, एक्स्ट्रा काम करूंगा। द ऑडिटर शैल रिव्यू द जजमेंट एंड डिसीजन मेड बाय द मैनेजमेंट। कंटिन्यू कर सकते हो, एंड ही विल एक्सटेंड हिज ऑडिट प्रोसीजर टू गेट द कंफर्ट। ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लोगे कि सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट ठीक है, आपकी जजमेंट्स ठीक है, कुछ भी मिसिंग नहीं है।
So the auditor shall obtain written representation from management whether management believes significant assumption used by it in the making assumption are reasonable. डॉक्यूमेंट कर लोगे, क्या डॉक्यूमेंट करोगे? वही यार, कंक्लूजन जो है वो रीजनेबल है और डिस्क्लोजर सही है और कोई भी मैनेजमेंट वाइसनेस नहीं है। कोई दिक्कत 540 में? 540 में कोई दिक्कत बेटा? जरा 3 पॉइंट बताओ, प्लानिंग किस टाइम पे क्या देखोगे? मैनेजमेंट क्या करती है बताओ? कि एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है अपना, ठीक है, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो, मेथड क्या है, और उन सबको ऑडिटर क्या कर लेगा? रिव्यू कर लेगा। तो ये तो कौन सी स्टेज हो गई अपनी? प्लानिंग स्टेज। रिस्पॉन्स में क्या करोगे आप? देखोगे कोई ऐसा रिस्क है क्या कि मटेरियल स्टेटमेंट ला सकता है, एंड हम ये देखेंगे जो अजम्पशंस यूज किए वो एप्रोप्रिएट और कंसिस्टेंटली अप्लाइड है, रीजनेबल है। अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो आप खुद अपनी एक रेंज डेवलप करोगे। तो ये जो 2 पैराग्राफ वाला कंटेंट है ये आपके चार्ट के 1 पेज पे आना चाहिए, और मां कसम कल देखूंगा, नहीं तो मुर्गा बनाऊंगा यहीं पे सभी को, तुमको सबको, ठीक है? क्लियर?